गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगस्त का जीए पार्ट टू। जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाएं और पार्ट वन देखें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? तरकुलहा गांव है, भटहट ब्लॉक है, गोरखपुर में। ठीक है, गांव को पिपरी तरकुलहा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ये आयुष विद्यालय है, अ, इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। किसके द्वारा रखी गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई है? 28 अगस्त को। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की लागत, क्षेत्रफल और अनुमानित समय क्या है? जो हमारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, इसका टोटल जो है लागत क्या है इसकी? लगभग 300 करोड़, 299.87 करोड़। ठीक है, और उसके बाद कितने हेक्टेयर में बनेगा ये? 21.173 हेक्टेयर में। और कब तक तैयार हो जाएगा? 2023 तक। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पे अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्रयागराज कुंभ का विमोचन डैश के द्वारा उनके सरकारी आवास पर किया गया। किसने इसका विमोचन किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो कुंभ मेला लगा था 2019 में उत्तर प्रदेश पर, उस पर लिखी गई एक किताब है जिसका विमोचन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर किया। कहाँ पर है इनका सरकारी आवास? लखनऊ में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। प्रयागराज कुंभ के संपादक कौन है? चूंकि वो कहते कोई संपादक होगा इसका। इसका संपादन किया है पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने। किसने किया है? प्रकाश सिंह। ठीक है, जैसे कुंभ पर प्रकाश डालिए, 2019 के कुंभ पर प्रकाश डालिए, तो प्रकाश सिंह ने इसको लिखा है किताब को। अब इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ है ICSSR द्वारा। किसके द्वारा? ICSSR द्वारा। ठीक है, प्रयागराज कुंभ पुस्तक जो प्रयागराज कुंभ पर केंद्रित है, और इसका विमोचन को हुआ, और यह आयोजित हुआ इतने जनवरी से डैश मार्च तक। ठीक है, इसका विमोचन कब हुआ है? 25 अगस्त 2021 को। और ये कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया गया है कुंभ को? 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक। ठीक है, याद रखिएगा 2019। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डैश में ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन कहाँ पे बनाया जाएगा? लखनऊ में। 24 अगस्त 2021 को इसकी अनाउंसमेंट की गई है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में डैश राशि और डैश भूमि की आवश्यकता होगी। कितनी राशि की होगी? 300 करोड़ राशि लगेगा और 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। ठीक है, मिशन शक्ति 3 है, ये तीसरा मिशन है, जो यूपी के लखनऊ में एक कार्यक्रम में तृतीय चरण शुभारंभ हुआ। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? देखिए, मिशन शक्ति कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक योजना है। ये 21 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। ये इसका तीसरा चरण है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा चरण है? तीसरा चरण, 21 अगस्त 2021 से। ठीक है, मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी महिलाओं ने को सम्मानित किया गया है? प्रथम और द्वितीय चरण की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब कहाँ पे है? कितनी महिलाओं को? 75 महिलाओं को। ठीक है, मिशन शक्ति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, यानी उनको काम करने के लिए भी मदद की जाती है। कितने ग्राम पंचायतों में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है? उन 59,000, 59,000 गांव में, 59,000 ग्राम पंचायतों में। ठीक है, वीरांगना अवतीबाई बटालियन के प्रांगण का शिलान्यास डैश में किया गया। ये इसी मिशन शक्ति के अंदर किया गया है, बदायूं में। ठीक है, बदायूं में। 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय विधि सेवक प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत के माध्यम से सर्वाधिक वादों का निस्तारण डैश राज्य में हुआ। ठीक है, 10 जुलाई को लगभग हर राज्य में हुआ था।
लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लगभग 12 लाख के आसपास केस को सॉल्व किया गया है। 20 अगस्त 20 अगस्त 2021 को यूपी के राजभवन के डैश में राष्ट्रीय लोक अदालत के सर्वाधिक वादों के नितारण में शीर्ष प्रदर्शन के लिए जनपद न्यायाधीशीकरण प्रदर्शन है ये, ठीक है, अन्ना लगा लीजिएगा। न्यायाधिकरण एवं सचिव गण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सम्मानित किया गया। कहां पर? गांधी सभागार में। कहां पर? गांधी सभागार में, ठीक है, राजभवन के गांधी सभागार में। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राज्य में 1.5 लाख से अधिक मुद्दों का निस्तारण किया गया। कितने से अधिक? 12 लाख से अधिक। अभी मैंने बताया था कि लगभग 12 लाख से अधिक। अनुपूरक बजट क्या होता है? अभी उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है लगभग 7,000 का अनुपूरक 7,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट क्या होता है? जैसे आप कोई चीज बना रहे हो, अब आपने डिसाइड किया कि ये 6 करोड़ में बन जाएगा, पर उसमें और पैसा लग रहा है, तो क्या करते हैं आप? उसको कंप्लीट करने के लिए जो अलग से कहीं से बजट बनाते हैं और उसमें लगाते हैं। ये जो बजट आप क्रिएट करते हैं इसे अनुपूरक बजट कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जब किसी विभाग के बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है, क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे में राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट लेकर आती हैं। विपरीत परिस्थितियों में ही पेश किया जाता है ये। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपका बजट कंप्लीट नहीं हो पाया आपके दिए हुए पैसे से वो काम, तो वो विपरीत परिस्थितियां हो गई, आपको कहीं ना कहीं से कटर करके आपको यहाँ पे पैसा डालना होगा। तो ये क्या होती है? एक तरह से किसी भी सरकार के लिए विपरीत परिस्थितियां होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश को यूपी सरकार ने विधानसभा के चालू वित्त वर्ष डैश के लिए अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए, देखिए शब्द क्या है? अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए करने हेतु 1.5 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट 18 अगस्त 2021 को पेश किया गया है। 2021-22 के बजट को, और कितना पैसा दिया है? 7,301.52 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। अनुपूरक बजट वार्षिक 5-5 लाख ब्रैकेट के डैश परसेंट ही है। अनुपूरक बजट जो है वार्षिक बजट के 1.33% है। ये 5 लाख करोड़ का बजट होता है, लगभग 55 लाख करोड़ का, समथिंग 5.5 लाख करोड़ का। अनुपूरक बजट का फोकस क्या है? रोजगार के अवसर सृजित करना। मतलब कि क्यों दिया जा रहा है अनुपूरक बजट? रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए। और इसके लिए कितने पैसे दिए उन्होंने? 3,000 करोड़। इस 7,000 करोड़ का लगभग 40% पैसा, 40 से 45% पैसा रोजगार के लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। अब संरक्षित स्मारकों पुस्तकालयों के विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को मित्र स्मारक मित्र बनाया जाना प्रस्तावित है। किस नीति के तहत? यूपी में क्या है? एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी दी गई है, जिसमें क्या है कि जो आपके स्मारक स्थल हैं उनको संरक्षण करने के लिए निजी क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका थीम क्या थी? अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति के तहत, ठीक है। अगर आता है किस नीति के तहत, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो नीति क्या है? अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति के तहत, ठीक है। एडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी है ये। यूपी पुरातत्व निदेशालय द्वारा डैश प्रमुख स्मारकों स्थलों का चयन किया गया है। कितने स्मारकों का? 11, ठीक है, इसके लिए हेरिटेज पॉलिसी के लिए। 15 अगस्त 2021 को यूपी के डैश पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिला। कितने पुलिस कर्मियों को? 9 पुलिस कर्मियों को, ठीक है। आगे देखते हैं। और 73 पुलिस कर्मियों को, देखिए एक नोट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट था उसे क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। इसके बाद वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है। ये सब यूपी की ही बातें हो रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, यूपी के ही 73 पुलिस है, ठीक है। यूपी की डैश को नेशनल यूथ अवार्ड मिला। किसको? नेहा कुशवाहा को नेशनल यूथ अवार्ड मिला। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2021। केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री द्वारा 12 अगस्त को नेशनल यूथ अवार्ड बांटा गया। कौन है? अनुराग ठाकुर हैं।
नेशनल यूथ अवार्ड में कुल डैश पुरस्कार दिए गए 22। नेशनल यूथ अवार्ड में 2017-18 के लिए डैश अवार्ड दिया गया, 14 पुरस्कार दिए गए, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी के 10 हैं और संगठित में 4। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूथ अवार्ड में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को डैश राशि दी गई। अगर अभी देखे तो संगठन को भी मिला था, और व्यक्तिगत रूप से 1 लाख, साथ में एक पदक और साथ में एक प्रमाण पत्र। और संगठन को कितनी राशि दी गई? 3 लाख, साथ में एक पदक और एक प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान, ठीक है, किसने शुरू किया है इसे? योगी जी द्वारा शुरू किया गया है। योगी जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? यूपी के, तो यहीं पे शुरू किया गया है। स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल डैश के द्वारा राष्ट्रपति स्वास्थ्य सेवक अभियान के लिए, ठीक है, यूपी के सीएम योगी जी द्वारा, जैसा वो कहते हैं कि वो सेवक हैं, तो उनका बातें सुनते सुनते मेरे मुंह से भी निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान द्वारा डैश लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। कितने लाख? 2 लाख। 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। यूपी में अन्य महोत्सव का आयोजन डैश के तहत किया गया। अन्य महोत्सव में वही पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, ठीक है, इसमें क्या होता है, लाभार्थियों को अनाज दिया गया है। तो कितना केजी दिया गया है? 5 केजी। कितना? यहाँ पे इसका आंसर भूल गए थे, यहाँ पे 5 केजी, ठीक होगा, प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति 5 केजी। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति लाभार्थियों के लिए 5 केजी खाद्यान्न निःशुल्क बांटेगा। ठीक है, अब आ जाता है एनवी रमना। एनवी रमना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 48वें। 47वें सीजीआई कौन थे? शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, शरद अरविंद बोबडे। 31 अगस्त 2021 को कितने न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ ली? ये इतिहास है, 9 न्यायाधीशों ने। ठीक है, अब आप सोचिए कि 9 से 10 जो है जज कम थे हमारे यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन है, उनके नाम देख लेते हैं। विक्रम नाथ है, कहाँ से है? गुजरात हाई कोर्ट से। वीसी नागर रत्ना है, जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के जज हैं। 2027 में ये पहली सीजीआई ऑफ इंडिया, महिला सीजीआई बनेंगी। 2027 में पहली महिला सीजीआई बनेंगी। इसमें से 3 महिला जज हैं और बाकी 6 पुरुष हैं। ठीक है, पीएस नरसिम्हा वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये कहीं के जज नहीं थे, सॉलिसिटर जनरल थे। अभय श्रीनिवास ओका कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, फिर जितेंद्र कुमार महेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। सीटी रवि कुमार केरल हाई कोर्ट के जज थे। फिर एमएम सुंदरेश मद्रास हाई कोर्ट के जज। फिर आगे देखते हैं बेला एम त्रिवेदी गुजरात हाई कोर्ट की जज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? 42। पहला पड़ाव हमारा 50वां वाला होगा और ये पूरा वीडियो आपका 100 होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सुजलाम अभियान डैश मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। सुजलाम अभियान कितने दिन के लिए चलेगा? 100 दिन के लिए। ठीक है, अभी हम देखने हमने एक क्वेश्चन मिस कर गए कि सुजलाम अभियान की शुरुआत कहाँ हुआ, कब हुआ? शुरुआत हुआ कब? 25 अगस्त 2021 को। सुजलाम अभियान का मुख्य कार्य क्या होगा? 10 लाख सोख्ता गड्ढे का निर्माण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, गांव में ओडीएफ प्लस गांव का में परिवर्तन करना। अच्छा, ये टोटल क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज बनाने का। अच्छा, सोख्ता गड्ढा क्या होता है? जो आपके जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें जो आपका मल जाता है उसके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, सुजलाम योजना के तहत की गतिविधियां क्या है इसकी? सामुदायिक परामर्श, खुली बैठक और ग्राम सभा की बैठक करेगा ताकि लोगों को टॉयलेट यूज करने के लिए जागृत किया जाए। ओडीएफ की निरंतरता बनाए रखना है। सुख्ता गड्ढों की आवश्यक संख्या का निर्माण। 100 दिवसीय योजना
का विकास करना कि क्या करना है, कैसे करना है। सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां पर शौचालय का पुनः निर्माण करना है। ठीक है। गांव के सभी नए परिवारों को शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना है। अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021 किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब जो मैंने पढ़ा वो यहाँ पर है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ। सोख्ता गड्ढों की आवश्यक संख्या का निर्माण करना। ठीक है। 100 दिवसीय योजना का विकास करना। सूचना, शिक्षा, संचार के माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां पर शौचालय का पुनः निर्माण करना। गांव के सभी नए परिवारों को शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना। अमृत महोत्सव ऐप के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे थे। ये क्या है? अमृत महोत्सव ऐप क्या सुनिश्चित अमृत महोत्सव किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? यह 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर राजीव ने किया इसका शुरुआत। ठीक है, या राजीव चंद्रशेखर ने। अमृत महोत्सव चैलेंज 2021 डैश की अगली कड़ी है। ये इससे पहले ये क्या चलता था इसमें, उसी की अगली कड़ी है। 2020 का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज की, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज की अगली कड़ी है। अमृत महोत्सव जो चैलेंज है ऐप कितने श्रेणियों में शुरुआत किया गया है? इसकी शुरुआत कितने श्रेणी में की गई है? 16। पहला संस्कृति, शिक्षा, विरासत, स्वास्थ्य, और फिर सोशल मीडिया, और फिर उभरती हुई तकनीक, और समाचार, फिर खेल, मनोरंजन, और कार्यालय, पोषण, कृषि, कारोबार और फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, और नेविगेशन। लास्ट क्या है इसका? 16वां नेविगेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरोग्य धारा अभी हमें पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आरोग्य धारा, आरोग्य धारा क्या है? 18 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। ये इसका कौन सा वर्जन है? ये इसका दूसरा वर्जन है, यानी पहला वर्जन हो चुका है। आरोग्य धारा 2 डैश की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। मनसुख मंडाविया कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किसके तहत लॉन्च की गई है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। किसके तहत? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च करने के मौके पर किन 3 पहलों को लॉन्च किया गया? अधिकार पत्र। पहला इसमें क्या होगा? एक अधिकार पत्र दिया जाएगा जब आप एडमिट होंगे, जो ये एक्सप्लेन करेगा कि आप किस तरह इसके अंतर्गत जितनी सुविधाएं हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे, क्या क्या चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, आपको एडमिट के दौरान क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, और कैसे ये सारी चीजें कैशलेस होंगे। ठीक है। फिर आयुष्मान मित्र जो होंगे ये इसको प्रचार करेंगे कि ये सुविधाएं, जो एक्चुअल लाभार्थी होंगे वो इस चीज का प्रचार करेंगे कि इसमें इसको कैसे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा, वो आपकी ये भी मदद करेंगे कि आप ये कार्ड बनवा सकें। ठीक है। अभिनंदन पत्र कब दिया जाएगा? जब आप हॉस्पिटल से छूट कर जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 55 पर पढ़ते हैं। आरोग्य धारा 2.0 के तहत आधिकारिक पत्र का क्या महत्व है? यह तब जारी किया जाएगा जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा आपको। यह पत्र लाभार्थियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। इस पत्र में वह मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का दावा कर सकेंगे, इसके लिए जानकारी दी होगी कि आप कैसे दावा कर सकेंगे। अभिनंदन पत्र यह एक धन्यवाद नोट है। ठीक है, धन्यवाद नोट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या आया इसमें। अभिनंदन पत्र कब जारी किया जाएगा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज के बाद जब आप छुट्टी लेकर जाएंगे, छुट्टी पर। ठीक है। आधिकारिक पत्र कब जारी किया जाएगा? जब आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भर्ती होने पर।
ठीक है, ये दिया गया है पॉइंट में अगर आता है तो। आयुष्मान मित्र क्या है? यह नागरिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सत्यापित होने के लिए पात्र लाभार्थियों को प्रेरित करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई एक पहल है। सॉरी, यह लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी करने में मदद करने का भी प्रयास करती है। किस मील के पत्थर के आंकड़े को चिन्हित करने के लिए आरोग्य धारा 2.0 नामक सत्र का आयोजन किया गया? किस चीज के लिए? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 18 अगस्त को 2 करोड़ लोगों को भर्ती कराने का जो आंकड़ा हमने हासिल किया है, उसी का उसी आंकड़े को चिन्हित करने के लिए आरोग्य धारा 2.0 जारी की गई है। ठीक है, सत्र आयोजन किया गया है। अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 और डैश ने 17 अगस्त 2021 को शुभारंभ किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माई गवर्नमेंट और यूएन वुमेन ने मिलकर के इसे नारी शक्ति को शुरू किया है। ठीक है, अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का किस अवसर पर शुभारंभ किया गया? किस अवसर पर आरंभ किया गया बताइए? आजादी के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75 साल पूरे होने पर आजादी के, कब किया गया है? 17 अगस्त 2021 को। अमृत महोत्सव श्री शक्ति का उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधान को प्रोत्साहित करना जो महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करे। ठीक है, सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करे, ऐसे प्रौद्योगिकी को क्या करेंगे? हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अमृत महोत्सव के तहत डैश तक प्रविष्टियां स्वीकार की जाएंगी? कब तक? 17 सितंबर 2021 तक। कब तक प्रविष्टियां स्वीकार की जाएंगी? 17 सितंबर 2021 तक। अमृत महोत्सव श्री शक्ति श्री शक्ति चैलेंज 2021 है, कितने व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा? इसमें 10 व्यक्तियों को। इसके अनुदान राशि क्या होगी? 1 लाख रुपए। ठीक है, और जो नवंबर 2021 में घोषित प्रत्येक विजेता को समाधान विकसित बाजार में लाने लागू करने के लिए अमृत महोत्सव से शक्ति चैलेंज के तहत डैश धनराशि दिया जाएगा। कितना? 5 लाख। कितनी राशि दी जाएगी? फिर इसको मार्केट में ले आने के लिए जो भी प्रौद्योगिकी है 5 लाख रुपए। पहला श्री शक्ति चैलेंज कब आयोजित किया गया था? 2020 में। ठीक है, अब आ जाते हैं सेप पर। डैश को एटीएल अटल टिकरिंग लैब्स के सेप 3.0 को शुरू की गई। कब को? 16 अगस्त 2021 को। सेप में एसईपी का फुल फॉर्म क्या है? छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। ठीक है, एसईपी 3 का विषय मेड इन 3D, सीड द फ्यूचर, एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। सेप 3.0 के तहत प्रत्येक स्कूल की एक टीम जिसमें 6 छात्र, ध्यान रखिए कितने छात्र हैं, इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने छात्र और कितने शिक्षक। 6 छात्र और 1 शिक्षक शामिल हैं, को अपना डैश बनाने के लिए सीड फंडिंग की जाएगी। सीड फंडिंग, स्टार्टअप और डिजाइन बनाने के लिए सीड फंडिंग की जाएगी। प्रत्येक स्कूल के स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल के स्टार्टअप कार्यक्रम के अंत में एक डैश में भाग लेंगे और उद्योग तथा शिक्षा जगत के विशेषज्ञों के सामने अपना विपणन अभियान प्रस्तुत करेंगे। एक खेल प्रतियोगिता होगी। क्या होगी? एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एक खेल प्रतियोगिता होगी, उसमें सबको अंत में जाकर के भाग लेना है और अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सीड फंडिंग से टीम डैश कार्य कर सकते हैं। जो आपको सीड फंडिंग दी जाएगी उससे आप क्या क्या काम करेंगे? 3D में अपने नवाचार और प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित कर सकते हैं, विपणन अभियान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपना डैश स्वतंत्रता दिवस मनाया। अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने डैश वर्षों में 100%, कितने वर्षों में? 25 वर्षों में, मतलब कि जब 100वां होगा,
पीएम ने प्रति वर्ष 14 अगस्त को डैश के रूप में याद किए जाने की घोषणा की। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो इसे हम कैसे याद करेंगे? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। हाइड्रोजन मिशन संबंधित है। हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? नवीनीकरण ऊर्जा से कार्बन मुक्त ईंधन। ठीक है, आगे आते हैं। डैश तक ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा पीएम द्वारा की गई 2047 तक। ठीक है, और ये हमारा कौन सा होगा? 100वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। धीरे धीरे 100 के करीब जा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। ये 100 कंप्लीट होने के बाद पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर आप मिलाएंगे तो 200 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी इसके एक और दो पार्ट आने बाकी हैं, जो कल इसका अगला पार्ट आएगा और उसके बाद एक और पार्ट आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश तक डैश नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है। 2023 तक 75 नई वंदे भारत 75। ठीक है, पीएम द्वारा 15 अगस्त को 2024 तक वितरित डैश के फोर्टिफिकेशन की घोषणा की। किसके फोर्टिफिकेशन की घोषणा की है? चावल की। अब सवाल यहाँ पे आता है कि फोर्टिफिकेशन चावल का मतलब क्या है? ऐसा चावल जिसमें आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? इससे हमको कुपोषण, मान लीजिए आप चावल खा कर ही कुपोषण को खत्म कर सके, इसलिए फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है चावल का। ठीक है, फोर्टिफिकेशन चावल योजना को मंजूरी कब दी गई है? फरवरी 2019 में। ठीक है, और बांटने की कब से? 2024 तक। ठीक है, चावल फोर्टिफिकेशन के लिए डैश राशि का आवंटन किया गया है। 174.6 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एफआरके का फुल का फॉर्म क्या है? फोर्टिफाइड राइस कर्नल। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। ठीक, एफआरके की घोषणा से लड़ने के लिए किया गया है कुपोषण से। ठीक है, अभी थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। आगे देखते हैं। कौन से क्वेश्चन पे? हम 86 पे हो चुका है। 87 पे होना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन नंबर गलत हो गया है, कोई बात नहीं। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कब से कब तक चलेगा? 13 अगस्त 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक। फिट इंडिया फर्स्ट रन 2.0 कितने स्थानों पर शुरू किया गया है? 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर शुरू किया गया है। फिट इंडिया FIFR 2.0 की शुरुआत डैश ने हरी झंडी दिखाकर की। पता ही है कौन करेगा? हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। FIFR 2 के मंत्र क्या है? फिटनेस की खुराक आधा घंटा रोज। FIFR 1.0 कब से कब तक चला था? 15 अगस्त 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक। अच्छा, 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जयंती है, याद रखिएगा। अब आते हैं FIFR 1.0 में कितने लोगों ने भाग लिया? 5 करोड़ लोगों ने भाग लिया। और 2 में कितने लोगों ने भाग लिया? 7.51 करोड़ लोगों ने भाग लिया। तो क्वेश्चन आता है FIFR 1 से 2 में कितने ज्यादा लोगों ने भाग लिया? तो 1.5 करोड़ लोगों ने ज्यादा ज्यादा लोगों ने भाग लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, जो एक्चुअल में 92 है। अमृत महोत्सव की शुरुआत पीएम डैश से की 12 मार्च 2021 से। कब से की है? अमृत महोत्सव बार बार आ रहा था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बनता है फिर इसको अलग से भी पढ़ाया जाएगा। अमृत महोत्सव कहाँ पर पीएम द्वारा घोषित किया गया है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। देखिए यही चीज है, हम लोग क्या बना रहे हैं? क्या मना रहे हैं? 75वां। 15 अगस्त पर हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव की घोषणा कहाँ की है? मार्च में ही कर दिए थे, 12 मार्च 2021 को। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, दिल्ली का लाल किला नहीं। अमृत महोत्सव कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, अमृत महोत्सव क्यों मनाया जाता है? आजादी मनाया जा रहा है आजादी के 75 साल पूरे होने पर। ठीक है, के उपलक्ष्य में।
बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक जारी की पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने, ठीक है। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक के स्तंभ कौन कौन से हैं? वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा, ठीक है। ये 4 स्तंभ रखे गए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक के मुख्य बिंदु: स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ औसत क्या रहा इसका? 66.97। सामाजिक कल्याण 62.34। वित्तीय कल्याण 44.70। यह 21 राज्यों में कमजोर प्रदर्शन के कारण कम रहा है, ठीक है। आय सुरक्षा स्तंभ में 33.03 से कम रहा, जो कि बड़ा ही खराब रहा। बुजुर्गों की आबादी वाले शीर्ष राज्य राजस्थान है इस समय पहले नंबर पर, जो प्रेजेंट में है। सेकंड पर महाराष्ट्र, बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। अपेक्षाकृत बुजुर्गों की आबादी वाले शीर्ष राज्य कौन से बनने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ओडिशा और झारखंड, ठीक है। 2021 में बुजुर्गों की आबादी कितने परसेंट थी? 2001 में बुजुर्गों की आबादी कितने परसेंट थी? 7.5%। 2026 तक बुजुर्गों की आबादी बढ़कर हो जाएगी 12.50%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2050 तक बुजुर्गों की आबादी बढ़कर हो जाएगी 19.50%, ठीक है। NMEOOP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ताड़ तेल, ठीक है। इसमें कब घोषणा की गई है इसकी? 9 अगस्त 2021 को। इसके लिए आवंटित राशि क्या की गई है? एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो तेल की खपत है उसको, उस पे हमें आत्मनिर्भर होना है, खाद्य तेल, खाने वाला जो तेल है। तो उसी के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके लिए आवंटित राशि कितनी की गई है? 11,000 करोड़। और NMEOP का उद्देश्य क्या है? खाद्य तेल पर आत्मनिर्भर बनाना। 2025-26 तक ताड़ के तेल को घरेलू उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मैट्रिक टन करना, ठीक है। इस समय इस हिसाब से कितना हो रहा होगा? लगभग 4 लाख के मैट्रिक टन के आसपास, 3.7 लाख मैट्रिक टन के आसपास। भारत ताड़ तेल में कहां से सबसे ज्यादा आयात करता है? ताड़ तेल कहां से सबसे ज्यादा आयात करता है? मलेशिया से। कहां से हम आयात करते हैं सबसे ज्यादा? मलेशिया से, ठीक है। अब जो इसका अगला पार्ट आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपके जीए के अगस्त के हैं। और अगर आप हमारे क्वेश्चन फॉर्मेट को बहुत पसंद आ रहा है आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इस सारे क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। धन्यवाद।